नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभय सिंह चौहान, सहायक प्रोफेसर के रूप में प्रेस्टीज प्रबंधन संस्थान ग्वालियर में कार्यरत हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज के बारे में, जो कि बीकॉम सेकेंड ईयर अकाउंटिंग ग्रुप का एक सब्जेक्ट है, छोटा सा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का फर्स्ट यूनिट का हिस्सा है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो चलिए देखते हैं आगे। जब हम फाइनल अकाउंट के बारे में बात करते हैं तो देखिए हम समझते हैं कि फाइनल अकाउंट क्या होता है। The accounts which are prepared at the final stage of the accounting cycle to know the profit or loss and financial position of a business concern are called final accounts. जो भी अकाउंट्स जो कि आपके अकाउंटिंग साइकिल के फाइनल स्टेज पे बनाया जाता है, अकाउंटिंग साइकिल के आखिरी स्टेज पे बनाया जाता है, सिर्फ उसके किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस या उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में जानने के लिए उसे हम फाइनल अकाउंट कहते हैं। दूसरा, द अकाउंटिंग साइकिल बिगिंस विद द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड एंड्स विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। अकाउंटिंग साइकिल जो शुरू होती है वो होती है आपके ट्रांजैक्शन की एंट्री रिकॉर्ड करने से। जितनी भी ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस में पूरे साल में होते हैं वो उसको रिकॉर्ड करने से आपकी आपकी अकाउंटिंग साइकिल शुरू होती है और वो ख़त्म होती है फाइनल अकाउंट की प्रिपरेशन पे। तो इसको अगर हम आगे दूसरे रूप में समझें तो कई बार सवाल ये मन में उठता है कि अकाउंटिंग साइकिल कितने से कितने समय के लिए होती है। तो अकाउंटिंग साइकिल अलग अलग देशों का एक अलग अलग क्राइटेरिया होता है फॉलो करने का। कुछ देश अकाउंटिंग साइकिल 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का फॉलो करते हैं और कुछ देश जो हैं वो अकाउंटिंग साइकिल 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का फॉलो करते हैं। तो वो अकाउंटिंग साइकिल पीरियड होता है एक साल का पूरा, जिसमें कि आप ओरिजिनल एंट्री को रिकॉर्ड करने से, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से आप शुरू करते हैं और फाइनल अकाउंट के प्रिपरेशन को ख़त्म करने तक, उसको ख़त्म करने तक आप उसको ख़त्म करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं आगे ट्रायल बैलेंस पे। तो ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड द बेस फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स विच आर देन यूज्ड बाय वेरियस पार्टीज बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑफ वेरियस पर्पसेस। तो ट्रायल बैलेंस, जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो अकाउंटिंग में आप सबसे पहले प्राइमरी अकाउंट्स बनाते हैं और दूसरा फाइनल अकाउंट बनाते हैं। जब हम प्राइमरी अकाउंट्स की बात करते हैं तो प्राइमरी अकाउंट के अंदर हम जर्नल एंट्री से स्टार्ट करते हैं, जर्नल एंट्री से, और हम उसे ख़त्म करते हैं ट्रायल बैलेंस पे। तो ट्रायल बैलेंस जो है वो फाइनल अकाउंट को बनाने का बेस होता है, क्योंकि वहाँ पर आपका प्राइमरी अकाउंट खत्म होता है। तो जब आपका प्राइमरी अकाउंट खत्म होता है तो सारी इन्फॉर्मेशन जो ट्रायल बैलेंस में होती है उसी इन्फॉर्मेशन के आधार पे हमारा फाइनल अकाउंट बनाया जाता है और वही इन्फॉर्मेशन आपकी एक्सटर्नल पार्टीज, जो कंपनी की बाहर की पार्टीज हैं, वो भी उसको उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव फाइनल अकाउंट को बनाने का क्या है। अगर हम फाइनल अकाउंट के ऑब्जेक्टिव को या उद्देश्य को समझें कि उसका उद्देश्य क्या है, तो उसका उद्देश्य है, फाइनल अकाउंट का सबसे पहला उद्देश्य है कि किसी भी कंपनी का किसी एक पर्टिकुलर साल में उसका नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में जानकारी निकालना। कि भाई कोई भी कंपनी एक पूरे साल में कितना नेट प्रॉफिट या कितना ग्रॉस प्रॉफिट वो कमा रही है, या नेट लॉस या ग्रॉस लॉस उसको हुआ है। ठीक है। दूसरा जो उद्देश्य है हमारा वो है कि हम किसी भी कंपनी की एक सही आर्थिक स्थिति के बारे में, किसी भी दिए हुए समय में आर्थिक स्थिति के बारे में हम जानकारी ले पाए। मतलब कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस फर्म अपनी जानकारी, अपनी आर्थिक जानकारी लोगों तक पहुंचा पाए, प्रेजेंट कर पाए, दूसरों के सामने दे पाए उसको। तीसरा, कि जब हमें आर्थिक स्थिति के बारे में पता होगा तो हम कंपनी की आने वाले समय में उसको अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे, उसके आर्थिक खर्चों पे कंट्रोल कर पाएंगे, उसके आर्थिक फैसलों पे कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसीलिए फाइनेंशियल पोजीशन का जानकारी होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चौथा, हम जब टू मेक समरी प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस, जब हम सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बनाते हैं तो उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो हम करते हैं, जो भी हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लिख रहे हैं, उन सब की एक समरी बना देना, ताकि वो दूसरों को आसानी से, आसान पूर्वक समझ में, आसानी से समझ में आ जाए। चौथा, माफ कीजिएगा, पांचवा, टू कम्युनिकेट ऑपरेटिंग रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस टू द यूजर्स। और हमने जो फाइनेंशियल पोजीशन अपनी निकाली है, जो फाइनल अकाउंट के थ्रू हमें फाइनेंशियल पोजीशन हम निकाल के लेके आए हैं, उसको हम अपने यूज़र तक, अपने जो हमारे बिजनेस के यूज़र्स हैं उन तक हम वो कम्युनिकेट कर पाएँ, वो रिजल्ट्स हम उनको बता पाएँ, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। इंटरनल यूज़र को हम इसलिए बता पाएँ ताकि वो आगे आने वाले कंपनी में फैसले ले सकें बड़े बड़े,
एक्सटर्नल यूजर्स को हम इसलिए बता पाएँ ताकि वो हमारी कंपनी में पैसा लगा पाएँ, और अगर अच्छा है तो फैसले ले पाएँ कि हमें पैसा कंपनी में लगाना है या नहीं लगाना है। लास्ट, to enable the users to take various financial decisions on the basis of these statements। तो हम किसी भी यूज़र को हम ये सुविधा प्रोवाइड कराते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी कंपनी का, कि हम अपने यूज़र को ये सुविधा प्रोवाइड कराएं कि वो इन स्टेटमेंट के बेसिस पे आने वाले फ्यूचर में फाइनेंशियल जो आर्थिक फैसले हैं वो ले सकें। तो ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ उद्देश्य हैं किसी फाइनल अकाउंट को बनाने के। अब आते हैं आपके आगे। अब देखते हैं कि फाइनल अकाउंट बनता कैसे और फाइनल अकाउंट में कौन कौन से ऐसे अकाउंट हैं जो कि बनाए जाते हैं। तो देखिए, फाइनल अकाउंट में आपके दो स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। सबसे पहला बनता है इनकम स्टेटमेंट और दूसरा बनता है बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट के अंदर दो चीज़ें आती हैं, पहला आता है ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट। तो ये तीन चीज़ें आपकी टोटल बनती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब देखते हैं सबसे पहले कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में चर्चा करेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में देखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑफ अ बिजनेस विच रिजल्ट्स फ्रॉम ट्रेडिंग एक्टिविटी। ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो किसी भी कंपनी की किसी भी ट्रेडिंग एक्टिविटी से उसके ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को पता करने के लिए बनाया जाता है कि किसी भी कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना हुआ या ग्रॉस लॉस उसको कितना हुआ। अब दूसरा सवाल जो हमारे मन में खड़ा होता है वो ये होता है कि ट्रेडिंग एक्टिविटी क्या होती है। ट्रेडिंग एक्टिविटी का मतलब होता है बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी जो कि बिजनेस से जुड़ी हुई हो। बिजनेस से जुड़ी हुई सारी बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी को हम ट्रेडिंग एक्टिविटी के रूप में मानते हैं, ठीक है। एंड इट कंसिडर ओनली द डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट रेवेन्यू व्हाइल कैलकुलेटिंग द ग्रॉस प्रॉफिट। और ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्रत्यक्ष खर्चे और प्रत्यक्ष इनकम दर्शाती है। ट्रेडिंग एक्टिविटी ये ट्रेडिंग अकाउंट में बाइंग और सेलिंग की सारी एक्टिविटीज को इंक्लूड करते हैं, और ये सिर्फ कंपनी के प्रत्यक्ष खर्चे, डायरेक्ट खर्चे और डायरेक्ट रेवेन्यू, डायरेक्ट इनकम को दर्शाती है, जो कि ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालने के लिए कारगर साबित होता है। अब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस कैसे निकलता है। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में दो साइड होते हैं। एक होता है डेबिट साइड जिसमें कि सारे खर्चे दिखाए जाते हैं, और दूसरा होता है क्रेडिट साइड जिसमें कि सारी इनकम दिखाई जाती है। तो जब आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा, अर्थात जब आपकी इनकम ज़्यादा होगी आपकी खर्चों से, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा। और जब आपके खर्चे, अर्थात जब आपका डेबिट साइड ज़्यादा होगा आपकी इनकम से, तो आपका ग्रॉस लॉस निकल के आएगा। देखते हैं अब इसका प्रोफॉर्मा कि कैसे ये बनाया गया है, ये हम समझते हैं आगे। तो ये देखिए, ये प्रोफॉर्मा है ट्रेडिंग अकाउंट का। तो जिसमें कि सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में हमने देखिए हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो हमारा उल्टे हाथ पे जितने भी हमारी एक्सपेंस जो हमारे आइटम्स लिखे हुए हैं वो सारे के सारे आपके खर्चे हैं, और जो सीधे हाथ में जो भी आइटम्स आपके राइट हैंड साइड में जो हाथ में आपके खर्चे लिखे हुए हैं, सॉरी जो आपकी चीज़ें लिखी हुई हैं आइटम्स, वो आपकी इनकम है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम डेबिट साइड बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर सारे खर्चे आपके आ गए हैं। राइट हैंड साइड जो भी आपका है उसको हम क्रेडिट साइड बोलते हैं, वहाँ पर आपकी सारी इनकम आ गई है। तो अब देखिए ध्यान से, सारे खर्चे में सबसे पहला आपका आता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक से हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट की शुरुआत होती है, क्योंकि जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो बिजनेस में शुरुआत के टाइम पे जो भी स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है, जो सामान हमारे पास बचा हुआ है, वो ओपनिंग स्टॉक के नाम से कहलाता है। तो वो ओपनिंग स्टॉक है जो रॉ मटेरियल। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक किसके बारे में बात करी जा रही है, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल मतलब कच्चा पदार्थ जिससे सामान बनेगा उसके बारे में बात की जा रही है। तो जो कच्चा पदार्थ है, कच्चा माल ओपनिंग स्टॉक में जो पहले से बचा हुआ है वो हमारा ओपनिंग स्टॉक आता है। उसके बाद से पूरे साल में जो हम कच्चा पदार्थ खरीदते हैं परचेज के नाम से, जो भी कच्चा पदार्थ हम खरीदते हैं मार्केट से सामान बनाने के लिए, वो सारा कच्चा पदार्थ परचेज के नाम से दिखाया जाता है कंपनी के अंदर। अब मान लीजिए कि हमने किसी भी कंपनी से हमने कच्चा पदार्थ परचेज किया, कच्चा माल परचेज किया, और परचेज करते टाइम पे जब हमने उसे खरीदा तो कुछ ऐसा सामान निकला हमारे उसमें जो डिफेक्टिव था, जो कि यूज़ करने लायक नहीं था या जो टूट चुका था, तो हम उन सामान को वापस कर देंगे। तो जो हमने परचेज किया था उसमें से हम वो परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे, तो रिटर्न आउटवर्ड के नाम से हम उसको दिखाएंगे।
तो रिटर्न आउटवर्ड को हम परचेज रिटर्न के नाम से भी जानते हैं। रिटर्न आउटवर्ड को हम परचेज रिटर्न के नाम से भी जानते हैं। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब है कि जो सामान आपने खरीदा उसमें से कुछ डिफेक्टिव पीस निकल गया तो वो आपने वापस कर दिया। उसी तरीके से इसके बाद सारे डायरेक्ट खर्चे आप और दिखाएंगे। सारे डायरेक्ट खर्चे के अंदर सबसे पहले आप वेजेस दिखाते हैं। इसमें दिखाया गया है, देखिए ध्यान से, वेजेस। वेजेस को हम दिहाड़ी के रूप में भी जानते हैं, वेजेस को हम मजदूरी भी कहते हैं, जो लेबर को दी जाती है। लेबर वो व्यक्ति होता है जो किसी भी सामान को बनाने में सीधी तरीके से उससे जुड़ा हुआ होता है। लेबर वो व्यक्ति होता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लेबर वो व्यक्ति होता है जो किसी भी सामान को बनाने के लिए उससे सीधी तरीके से जुड़ा हुआ होता है। तो इसलिए उस पे होने वाला खर्चा, इसलिए उस पे होने वाला खर्चा डायरेक्ट खर्चा कहलाता है। डायरेक्ट खर्चा कहलाता है। तो लेबर को जो हम पैसा देते हैं वो हम वेजेस कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वेजेस को डायरेक्ट खर्चे की कैटेगरी में, प्रत्यक्ष खर्चे की कैटेगरी में डाला गया है। उसी तरीके से जो परचेज करते टाइम पे यहाँ पर जो भी बात की जा रही है वो सारी बात रॉ मटेरियल, कच्चे माल से जुड़ी हुई बात है। यहाँ पर जितने भी खर्चे की बात की जा रही है वो सब कच्चे माल से जुड़ी हुई खर्चे की बात की जा रही है। ठीक है, जो कच्चे माल से आप सामान बनाओगे उसके बारे में बात की जा रही है। तो परचेज करते टाइम पे, रॉ मटेरियल परचेज करते टाइम पे जो ड्यूटी आप पे करते हो वो ड्यूटी भी आपने रॉ मटेरियल परचेज करते टाइम पे की है, तो इसीलिए वो डायरेक्ट खर्चा हुआ। अब जब रॉ मटेरियल आपने परचेज कर लिया तो परचेज करते टाइम पे आपने उस रॉ मटेरियल को अपने फैक्ट्री तक मंगवाया होगा। तो मंगवाने के लिए जो भी आपने गाड़ी या जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपने यूज़ किया है उस ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, गाड़ी भाड़ा जिसको हम कहते हैं, वो आप उसको देंगे। तो वो कैरेज इनवर्ड के नाम से जाना जाता है। इसीलिए कैरेज इनवर्ड को, क्योंकि वो रॉ मटेरियल को लेके आ रहा है आपकी फैक्ट्री में, इसीलिए उसको हम डायरेक्ट खर्चा मानते हैं। तो वो भी हम यहाँ पर दिखाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो क्लियरिंग चार्जेस, अगर मान लीजिए आप टोल टैक्स वगैरह जब आप पे करते हैं तो जब आपका सामान आप एक जगह से निकलता है तो वहाँ पर कई सारे अलग अलग छोटे छोटे चार्जेस दिए जाते हैं, जिसमें से क्लियरिंग चार्जेस भी एक छोटा सा हिस्सा है। तो अगर आपका रॉ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है तो कई ऐसी जगह आएंगी, कई ऐसे स्टेज आएंगे जहाँ पर आपका सामान को क्लियरिंग चार्ज देना पड़ेगा। तो वो क्लियरिंग चार्जेस जो होते हैं वो भी डायरेक्ट खर्चा कहलाता है, बिकॉज वो रॉ मटेरियल से जुड़ा हुआ खर्चा है। डॉक चार्जेस, कई बार हम रॉ मटेरियल विदेशों से मंगाते हैं, विदेशों से लेके आते हैं। तो जब आप विदेशों से मंगा रहे हैं रॉ मटेरियल तो वो पानी के जहाज़ से आप लेके आते हैं। तो जब पानी के जहाज़ से लेके आते हैं तो बंदरगाह पे जब आपका सामान उतरता है तो वहाँ पर आपको डॉक चार्जेस पे करने पड़ते हैं उस रॉ मटेरियल पे। तो वो डॉक चार्जेस जो है वो भी आपके डायरेक्ट खर्चे में कहलाते हैं। उसी तरीके से गैस, फ्यूल, पावर, फ्यूल मतलब आपका पेट्रोलियम का कोई खर्चा है या गैस का कोई खर्चा है, पावर का कोई खर्चा है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको और जानने वाली ज़रूरी है, इनको बहुत ज़रूरी चीज़ है कि पावर और इलेक्ट्रिसिटी, इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, छोटा सा अंतर होता है। पावर का मतलब होता है कि जब आप फैक्ट्री में बड़ी बड़ी मशीन यूज़ करते हो जिससे कि वो सामान बनता है, जिससे कि कच्चे माल के को ट्रांसफॉर्म करके एक सामान बनाया जाता है, उसके लिए एक बड़ी मशीन यूज़ की जाती है। तो जो बड़ी बड़ी मशीन में जो बिजली लगती है वो बिजली नॉर्मल बिजली से ज़्यादा की खपत उसके अंदर होती है, उसको हम बोलते हैं पावर। जहाँ पर ज़्यादा ताकत लगती है बिजली की किसी भी सामान को बनाने के लिए, एक्स्ट्रा ताकत जो बिजली की लगती है उसको हम बोलते हैं पावर। और वो ताकत, एक्स्ट्रा ताकत सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री में लगती है जहाँ पर मशीन्स रखी रहती हैं बड़ी बड़ी। तो इसीलिए वो खर्चा भी आपका डायरेक्ट खर्चा है, क्योंकि वो सीधे सीधे तरीके से सामान बनाने में जुड़ा हुआ है। उसी तरीके से ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय मतलब आपकी जितने भी टोल टैक्सेस वगैरह जो आप पे करते हो रास्ते में आते हुए, वो सारे आपके ऑक्ट्रॉय हैं। तो उसमें जो खर्चा, जो भी खर्चा आप रॉ मटेरियल पे पे कर रहे हो, रास्ते में टैक्सेस वगैरह जो पे कर रहे हो, वो सारा खर्चा भी आपका प्रत्यक्ष खर्चे में आएगा। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड पे। तो अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें जो कि हमारा क्रेडिट साइड है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप सेल्स की बात कर रहे हैं। तो जो सामान आपने अभी तक रॉ मटेरियल से आपने जो मेन सामान बनाया, अब उस सामान को बेचने की बारी आई। जब आप उसे बेचेंगे तो आपके पास पैसा आएगा, वो आपका इनकम है। इनकम है तो इसीलिए हम उसे क्रेडिट साइड में दिखाएंगे।
अब जब आप सामान बेचेंगे तो हो सकता है कि कुछ सामान उसमें भी खराब निकले, तो वो जिन्हों को आपने सामान बेचा है वो आपको वो सामान, उसमें से कुछ जो सामान का हिस्सा है वो आपको वापस करें। तो अगर वो कुछ सामान वापस करते हैं आपको, तो वो रिटर्न इनवर्ड के नाम से आता है, या हम उसको सेल्स रिटर्न भी कहते हैं। तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड को हम हमेशा माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमें वो पैसा चुकाना पड़ता है वापस। उसके बाद आपने सारा सामान बेच दिया। अब हो सकता है कि बेचने के बाद साल के अंत में कुछ सामान अभी भी आपके पास बच गया, कुछ रॉ मटेरियल आपके पास बच गया, ठीक है, या कुछ बना बनाया सामान आपके पास बच गया, तो वो आपकी क्लोजिंग स्टॉक के नाम पे जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि आने वाले समय में वो सामान भी बिकेगा, तो इसलिए हम उसे क्लोजिंग स्टॉक मानते हैं और हम उसे अपनी इनकम का हिस्सा मानते हैं। ये आपका पूरा ट्रेडिंग अकाउंट बन के तैयार हो गया। अब इस ट्रेडिंग अकाउंट में जब आपका क्रेडिट साइड आपके डेबिट साइड से ज़्यादा होगा, मतलब जब आपकी इनकम आपके खर्चों से ज़्यादा होगी, तो आप ग्रॉस प्रॉफिट दिखाओगे अपने डेबिट साइड में, और जब आपके खर्चे आपकी इनकम से ज़्यादा होंगे तो आप ग्रॉस लॉस दिखाओगे क्रेडिट साइड में। दोनों कभी भी एक साथ नहीं होंगे, दोनों में से कोई भी एक चीज़ एक बार में होगी, या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब हम समझते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, द अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस दैट ऑकर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। ये अकाउंट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को डिटरमाइन करने के लिए बनाया जाता है किसी भी बिजनेस के अंदर एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान, ठीक है। अब ये नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में हम समझेंगे कि ये क्या है। नेट लॉस और नेट प्रॉफिट जो होता है वो किसी भी कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट और एक्चुअल लॉस होता है। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस कभी भी किसी भी कंपनी के एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल लॉस नहीं कहलाए जाते, क्योंकि उसमें सारे खर्चे इंक्लूड नहीं होते या सारी इनकम इंक्लूड नहीं होती। उसमें सिर्फ प्रत्यक्ष खर्चे और प्रत्यक्ष इनकम इंक्लूड होती है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के अंदर। सारे खर्चे में अप्रत्यक्ष खर्चे भी आते हैं जो कि उसमें इंक्लूड नहीं होते। नेट प्रॉफिट में सारे खर्चे आपके इंक्लूड हो जाते हैं, प्रत्यक्ष तो पहले ही हो चुके हैं और अप्रत्यक्ष इसमें हो जाते हैं। तो सारे अप्रत्यक्ष खर्चे और अप्रत्यक्ष इनकम को भी आप जोड़ लेते हैं तो आपकी एक्चुअल प्रॉफिट पोजीशन पता चल जाती है किसी भी कंपनी की, कि किसी भी कंपनी के अंदर जो उस कंपनी की एक्चुअल प्रॉफिट पोजीशन क्या है या एक्चुअल लॉस पोजीशन क्या है। तो इस कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम सारे अप्रत्यक्ष खर्चे जोड़ते हैं, जैसे कि सैलरी, रेंट, ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, मार्केटिंग है, स्टेशनरी वगैरह है, ये सारे आपके अप्रत्यक्ष खर्चे हैं। और अप्रत्यक्ष इनकम जोड़ते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट कोई आपने कमाया है, डिविडेंड आपने रिसीव किया है शेयर पे, आपने बैड डेट्स आपके रिकवर हो गए हैं, या आपने प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, कोई भी एसेट बेच के आपने प्रॉफिट कमाया है। ये सारी चीज़ें जो भी आपने इनकम के रूप में आपके पास पैसा आई हैं, वो सारे आपके इनडायरेक्ट इनकम या अप्रत्यक्ष इनकम के रूप में जानी जाती हैं। अब आइए इसका प्रोफॉर्मा समझते हैं। तो ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रोफॉर्मा है कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 के आधार पे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों, कि हम अभी जो पढ़ रहे हैं फाइनल अकाउंट, ये सारे का सारा फाइनल अकाउंट आपका कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 के आधार पे पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद हम 1956 के बाद कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं कंपनीज एक्ट में, और अमेंडमेंट के बाद अभी नया अमेंडमेंट एक्ट आपका लागू हुआ है 2013 में। तो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2013 एक नया अमेंडमेंट लागू हुआ है एक्ट, जिसके अंदर फाइनल अकाउंट का प्रोफॉर्मा, फाइनल अकाउंट का जो फॉर्मेट है उसमें थोड़ा सा चेंज आया है। वो चेंज हम आपको तब पढ़ाएंगे जब हम कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 के बारे में बताएंगे। फाइनल अकाउंट के कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 के बारे में जब हमको बताएंगे, तब हम आपको वो पूरा प्रोफॉर्मा समझाएंगे कि उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो तब तक के लिए अभी हम ये समझते हैं कि कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 में क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरीके से बनाया गया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखिए, इसमें भी उसी तरीके से जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं उसी तरीके से आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी आपकी दो साइड हैं, एक आपका लेफ्ट हैंड साइड है जिसको हम डेबिट साइड कहेंगे जो हमारे खर्चे का साइड है, और एक आपका राइट हैंड साइड है जिसको आप क्रेडिट साइड कहेंगे जो कि आपका इनकम का साइड है।
तो जब आप डेबिट साइड की बात करते हैं, खर्चे की बात करते हैं, तो यहाँ पर सारे अप्रत्यक्ष खर्चे आपके दिखाई देंगे, मतलब सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके दिखाई देंगे। जब हम आपकी इनकम की बात करते हैं प्रॉफिट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो यहाँ पर आपको सारे अप्रत्यक्ष इनकम और अप्रत्यक्ष रेवेन्यू आपको दिखाई देंगी। मतलब आपको सारे ऐसी इनकम दिखाई देंगी जो कि कंपनी से कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से जुड़ी हुई हैं, सीधी तरीके से आपकी मैन्युफैक्चरिंग या आपकी प्रोडक्शन से जुड़ी हुई नहीं है। ठीक है। और दूसरे रूप में हम ये समझ लें इन खर्चों के बारे में कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर आप बेसिक डिफरेंस बताना चाहूँ, तो बेसिक डिफरेंस आप ये समझ लें कि ट्रेडिंग अकाउंट में वो सारे खर्चे आते हैं, वो सारे खर्चे आते हैं जो आपकी फैक्ट्री से जुड़े हुए होते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो सारे खर्चे आते हैं जो आपके ऑफिस से जुड़े हुए होते हैं। तो जितने भी खर्चे जो आपके ऑफिस से जुड़े हुए हैं, वो सारे के सारे खर्चे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। जितने भी खर्चे आपके फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं, आपके रॉ मटेरियल से जुड़े हुए हैं, वो सारे खर्चे, वो सारे इनकम आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। ये एक बहुत ही बेसिक और समान अंतर, जो मैं आपको समान और आसान भाषा में समझाऊं, तो ये अंतर माना जाता है। तो इस आधार पे अगर आप सोचेंगे, इस आधार पे अगर आप इसको देखने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि आपके लिए ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अंतर निकालना बहुत आसान हो जाए। जैसे कि अभी हम दो चार जो आपके इसमें आइटम्स दे रखे हैं, उसके आधार पे हम समझेंगे कि कैसे ये डिफरेंट है आपके ट्रेडिंग अकाउंट से। तो देखिए, जब सबसे पहला आइटम आपको दे रखा है सैलरीज, तो जब हम सैलरीज के बारे में बात करते हैं, तो अब यहाँ पर डिफरेंस समझिए। हमने ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया था वेजेस, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा रहे हैं सैलरीज। ऐसा क्यों? उसका रीजन ये है कि एम्प्लॉयज जो होते हैं उनको सैलरी दी जाती है, और जो लेबर होते हैं उनको वेजेस मिलते हैं। जो लेबर होती है, लेबर वो व्यक्ति होता है जो किसी भी सामान को बनाने में सीधी तरीके से जुड़ा हुआ होता है। एम्प्लॉय वो व्यक्ति होता है जो सामान को बनाने में सीधी तरीके से नहीं जुड़ा हुआ होता, लेकिन कहीं ना कहीं सामान बनने में मदद करता है, लेकिन वो सीधी तरीके से उस सामान में जुड़ा हुआ नहीं होता। वो एम्प्लॉय वो व्यक्ति होता है जो ज्यादातर ऑफिस के काम करता है, वो सामान बनाने का काम सीधी तरीके से नहीं करता। और लेबर वो व्यक्ति होता है जो सीधी तरीके से सामान बनाने का काम करता है। इसीलिए हमने लेबर पे होने वाले सारे खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में दिखाए, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाए, और एम्प्लॉय पे होने वाला जो खर्चा है, जिसको हम सैलरी के नाम से जानते हैं, उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट खर्चे के नाम से, अप्रत्यक्ष खर्चे के नाम से दिखाया। उसी तरीके से हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम देखें, तो हमारा रेंट एक और खर्चा है, रेंट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपके सवाल में अगर आपके सवाल में अगर रेंट रेट्स एंड टैक्सेस लिखा हुआ है, तो हम इसको बाय डिफॉल्ट ऑफिस का खर्चा ही मानते हैं, इनडायरेक्ट खर्चा मानते हैं। अगर डायरेक्ट खर्चे की बात होगी, तो वो आपको फैक्ट्री नाम वर्ड जरूर ऐड कर देगा। तो अगर आपका डायरेक्ट खर्चा होगा तो फैक्ट्री रेंट के नाम से वो दिखाएगा, तो आप उसको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे। और अगर वो सिर्फ रेंट कर लिख रहा है, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, तो आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि ये ऑफिस का रेंट है। उसी प्रकार से ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं, स्टेशनरी है, पोस्टेज हैं, ये सारे ऑफिस के खर्चे हैं। आप ध्यान दीजिए, सारे ऑफिस के खर्चे हैं, सारे ऑफिशियल काम हैं, कोई भी आपका ऐसा काम नहीं है जो फैक्ट्री से जुड़ा हुआ हो। ऑडिट एंड लीगल चार्जेस, ये भी ऑफिस में होता है। टेलीफोन का खर्चा, ये भी ऑफिस के अंदर ही होते हैं। ऑफिस में जो टेलीफोन्स होते हैं उनके खर्चे भी जो कंपनी पे करती है, वो सारे। उसके बाद मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट, ये भी आपका ऑफिस का खर्चा है। ठीक है। डिस्काउंट अलाउड, इंटरेस्ट पेड, डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट पे करते हो, ऑफिशियल खर्चा है। डिस्काउंट जो आपको मिलता है, डिस्काउंट जो आप देते हो, माफ कीजिएगा, डिस्काउंट जो आप देते हैं वो भी आपका ऑफिस का खर्चा है। उसी तरीके से सन्ड्री एक्सपेंसेस, जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस आपके होते हैं। देन कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड का मतलब है जो सामान आपका बन गया, बनने के बाद आपने उसको किसी ट्रक में लोड किया होगा, तो उस ट्रक का भाड़ा, जो सामान बाहर जा रहा है और जिसमें जा रहा है, जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपका है, उसका जो खर्चा है वो कैरेज आउटवर्ड कहलाता है। कैरेज इनवर्ड मतलब जो सामान अंदर आ रहा है, और कैरेज आउटवर्ड का मतलब है जो सामान बन के बाहर जा रहा है। तो जब बाहर जाता है तो जिस जिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में जाता है, उसका जो खर्चा होता है वो कैरेज आउटवर्ड के नाम से जाना जाता है। तो कैरेज इनवर्ड को हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, कैरेज आउटवर्ड को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। बैड डेट्स
एक और आइटम है जो कि समझने वाली चीज़ है, बैड डेट्स, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल में आपको हमेशा दिख जाएगी बैड डेट्स। डेटर्स, सबसे पहले तो डेटर्स समझेंगे, फिर हम उसके थ्रू बैड डेट समझेंगे। तो डेटर्स क्या होते हैं? डेटर्स होते हैं वो व्यक्ति जिनको आपने उधार सामान बेचा है, जिसको आपने उधार सामान बेचा है और उससे आपको पैसा लेना है, उससे आपको पैसा मिलेगा, वो आपके डेटर्स कहलाएंगे। जो जो आपको पैसा देंगे फ्यूचर में, जिनको आपने उधार सामान बेचा है और जो आपको पैसा चुकाएंगे, वो आपके डेटर्स होते हैं। कंपनी ये मान के चलती है कई बार कि जब आप 100 लोगों को सामान बेच रहे हैं तो उसमें से 5 लोग, 10 लोग ऐसे निकलते हैं जो कि समय पे आपका पैसा नहीं चुका पाते, जो कि समय पे आपको पैसा नहीं दे पाते हैं, या फिर हो सकता है कि वो दे ही नहीं पाते। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं बैड डेटर्स। ऐसे लोग जिनसे हमें पैसा मिलने की उम्मीद कम होती है या नहीं होती है, जितने परसेंटेज, इतने जो लोग होते हैं, ऐसे जो भी परसेंटेज लोग होते हैं, या जिनसे हमें पैसा नहीं मिलता, नहीं मिल पाता दिए हुए समय पे, वो उस कंपनी के लिए बैड डेटर्स बन जाते हैं। और उन बैड डेटर्स को हम शॉर्ट फॉर्म में बैड डेट्स कहते हैं, बैड डेट्स। तो वो कंपनी का एक खर्चा है, क्योंकि कंपनी ने सामान बेच दिया लेकिन उसको पैसा नहीं मिला। तो जब तक पैसा नहीं मिला तब तक वो हमारे लिए खर्चा माना जाएगा। जब तक उसकी इनकम नहीं हुई है तब तक वो हमारे लिए खर्चा माना जाएगा। अगर वो बैड डेट का पैसा बाद में कभी आ जाता है तो वो बैड डेट रिकवर्ड के नाम से जाना जाता है। जो देखिए, आप अगर देख पा रहे होंगे तो आपको राइट हैंड साइड में बैड डेट्स रिकवर्ड दिख रहा होगा। तो अगर मान लीजिए कि एक किसी दिए हुए मंथ में, एक महीने में, जैसे हम मान लेते हैं कि आज इस महीने में आपके कुछ लोगों से पैसा नहीं आया, तो इस महीने में वो लोग हमारे लिए बैड डेट्स हो जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि उन्हीं लोगों ने आने वाले 2 महीने के बाद वो हमारी पैसे की भरपाई कर दी। तो जिस महीने में हमारी पैसे की भरपाई कर देंगे वो, उस महीने में हम उनको बैड डेट्स रिकवर्ड के नाम से दिखा देंगे। तो बैड डेट्स रिकवर्ड के नाम पे अगर आपने दिखा दिया तो वो आपकी भरपाई हो गई, मतलब आपके पास पैसा आ गया, तो वो आपका इनकम हो गई। तो इसलिए आप उसको रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड को आप क्रेडिट साइड में दिखाते हैं और बैड डेट्स को आप डेबिट साइड में दिखा रहे हैं, खर्चे में। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आपका डेबिट साइड जो खर्चा है आपका, वो सारे खर्चे वो आपके अप्रत्यक्ष खर्चे हैं जो कि सीधी तरीके से सामान बनाने में नहीं जुड़े हुए, लेकिन कहीं ना कहीं वो कंपनी में होते हैं। और अगर वो कंपनी में हो रहे हैं और ज़रूरी खर्चे हैं वो कंपनी में हो रहे हैं, तो वो उस सामान की कॉस्ट में जुड़ेंगे और वो कंपनी का खर्चा है, इसीलिए वो अप्रत्यक्ष खर्चा कहलाता है। उसी तरीके से अप्रत्यक्ष इनकम आपकी है सारी की सारी। तो ये आप देख सकते हैं कुछ आइटम्स जो यहाँ पर दिए हुए हैं, वो सारे आपकी अप्रत्यक्ष खर्चे और अप्रत्यक्ष इनकम के रूप का, इनकम के एग्जाम्पल हैं। अब जब हम अप्रत्यक्ष खर्चे और अप्रत्यक्ष इनकम, इन दोनों को हम जब इनका डिफरेंस निकालेंगे, तो जब आपका अप्रत्यक्ष इनकम, जो इनकम है, वो आपकी जब ज़्यादा होगी खर्चों से, तो आप उसको नेट प्रॉफिट बोलेंगे। और जब आपका खर्चा आपकी इनकम से ज़्यादा होगा तो आप उसको नेट लॉस बोलेंगे। तो आपका कोई भी एक आंसर आएगा, या तो आपका नेट लॉस आएगा या फिर नेट प्रॉफिट आएगा। तो जो भी आपका आता है, या तो नेट लॉस आएगा या नेट प्रॉफिट आता है, उस पैसे को हम नेक्स्ट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। जो भी हम नेक्स्ट अकाउंट अभी बनाएंगे उसका नाम है बैलेंस शीट, उसमें हम इस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को ट्रांसफर करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस था उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस बचेगा वो हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं और चेक करते हैं आगे कि बैलेंस शीट किस तरीके से, किस प्रकार से बनाई जाती है। तो आप बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं, तो देखिए ध्यान से दोस्तों, बैलेंस शीट किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को दर्शाता है। द पर्पस ऑफ बैलेंस शीट इज टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, टू नो what it owes and what it owns on a certain date. Hence, it shows all the assets and liabilities of the organization at the end of the accounting year. तो बैलेंस शीट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। उस पूरे साल की आर्थिक स्थिति उस कंपनी की क्या रही है उसको दर्शाता है बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट ये बताता है कि उस कंपनी के ऊपर कितना कर्जा अभी बाकी है, कितना पैसा उसको चुकाना है, और
ये बताता है कि उसके पास कितनी अभी संपत्ति है जिसे बेच के वो पैसा कमा सकता है। ठीक है, तो ये दो चीजें बताता है। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज का मतलब है कि हमारा दायित्व, हमारी जिम्मेदारी कि हमें किस किस को पैसा चुकाना है, और एसेट्स मतलब हमारी संपत्ति जिसे बेच के हम पैसा कमा सकते हैं फ्यूचर में कभी भी। तो ये आपकी बैलेंस शीट दर्शाता है। आप देखते हैं इसका प्रोफॉर्मा कि 1956 के अकॉर्डिंगली एज पर कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 के हिसाब से बैलेंस शीट किस तरीके से बनाई गई है और उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले तो बैलेंस शीट में हम प्रॉफिट का देखेंगे, जो हमने प्रॉफिट में बैलेंस नेट प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाल के लाए थे, तो वो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का हम ट्रांसफर करते हैं, और उसके बाद फिर लाइबिलिटीज और एसेट साइड में हम देखते हैं क्या क्या डिफरेंस आएंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बैलेंस शीट में आप दो चीजें, दो कैटेगरी कर लिखते हैं, एक लिखते हैं लाइबिलिटी और दूसरा लिखते हैं एसेट्स। ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड आपका है वहां पर आप सारी लाइबिलिटीज दिखाते हैं, सारी जिम्मेदारियां, सारी दायित्व, जो पैसा आपको पे करना है वो दिखाते हैं। एसेट साइड में आप अपनी सारी संपत्ति दिखाते हैं जिसे बेच के आप पैसा कमा सकते हैं, या तो जो कैश के फॉर्म में पहले से हो या फिर जिसे बेच के आप उसे कैश में कन्वर्ट कर सकें। वो सारी की सारी चीजें आपकी एसेट्स की कैटेगरी में आती हैं। अब जब लाइबिलिटी और एसेट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले एक एक करके हम देखेंगे कि हमारी लाइबिलिटीज कौन कौन सी हैं और हमारे एसेट्स कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहले लाइबिलिटीज में सबसे पहला आता है शेयर कैपिटल। कंपनी को जब पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, कंपनी को जब पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, ध्यान से सुनिएगा, तो कंपनी के पास कई सारे ऑप्शन होते हैं पैसा इकट्ठा करने के। कई ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक ऑप्शन होता है इशू ऑफ शेयर। शेयर इशू करके अपनी कंपनी का, अपने कैपिटल का छोटे छोटे टुकड़ों में भाग करना। कम किसी भी अपने कैपिटल का, अपने जो पूरा पैसा है, जो पैसा उसको चाहिए कंपनी को, उसको छोटे छोटे हिस्सों में, टुकड़ों में भाग कर देना शेयर कहलाता है। छोटा छोटे हिस्सों में भाग कर देना वो शेयर कहलाता है। कंपनी उसको मार्केट में शेयर के रूप में इशू करती है। एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है शेयर, जिसमें कंपनी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी रहती हैं, और उसमें कंपनी एक उसकी वैल्यू देती है उस शेयर की। तो जब भी कोई इंसान उसको खरीदता है तो वो उसकी जो दी हुई वैल्यू है उसको पे करता है, उसको आपको चुकाता है। और जब वो वैल्यू चुकाता है तो कंपनी के पास वो पैसा आता है और कंपनी के पास वो कैपिटल क्रिएट होता है। तो शेयर के थ्रू आप कैपिटल क्रिएट कर सकते हैं। तो जब आपने लोगों से पैसा लिया है किसी भी चीज के बेसिस पे, तो आप उसको चुकाना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। इसीलिए शेयर कैपिटल को हम लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल उसमें ठीक है कि शेयर कैपिटल में भी अलग अलग कैटेगरी होती हैं, लेकिन वो हम जब क्लास में शेयर कैपिटल पढ़ाया जाएगा तब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उसकी कौन कौन सी कैटेगरी होती है शेयर कैपिटल की। तो अभी आप इतना समझ लीजिए कि शेयर कैपिटल एक तरीका होता है जिससे कि कंपनी अपना पैसा रेज करती है मार्केट से लोगों से, पब्लिक से पैसा उठा सकती है, पब्लिक से पैसा ले सकती है शेयर के रूप में। दूसरा, रिजर्व एंड सरप्लस। अब कंपनी अपने कुछ रिजर्व्स मेंटेन करके चलती है, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं हो पाई किसी साल, तो वो अपने रिजर्व्स में से पैसा यूज करती है। तो इसलिए वो हर साल, जैसे कि एक इंसान अपनी नॉर्मल जिंदगी में सेविंग अकाउंट या कुछ पैसा जो वो कमाता है उसका कुछ हिस्सा वो बचा के रखता है, बचत करता रहता है, ताकि कभी भी जीवन में अगर हमारे साथ कुछ ऐसी दुखद घटनाएं हो जाती हैं जिसमें कि हम उस बचे हुए पैसे को इस्तेमाल कर सकें, या हम आने वाले कुछ खर्चों के लिए अपना पैसा बचा के रखते हैं। उसी तरीके से कंपनी रिजर्व्स मेंटेन करती है, कंपनी अपने प्रॉफिट को भी मेंटेन करती है, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो हम उन खर्चों को, उन पैसे को, उन रिजर्व्स को हम यूज़ कर सकें ज़रूरत पड़ने पे। तो अलग अलग नाम से, अलग अलग कैटेगरी से वो रिजर्व बनाती है। अब उसमें जनरल रिजर्व ले लीजिए, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ले लीजिए, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व ले लीजिए, शेयर प्रीमियम ले लीजिए, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमने अभी बैलेंस ट्रांसफर किया है वो यहाँ आता है। जो मैंने आपको अभी बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी बैलेंस बचेगा वो ट्रांसफर करेंगे, वो हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। तो रिजर्व एक ऐसा हिस्सा होता है जिसपे अधिकार आपकी कंपनी के शेयर होल्डर्स का होता है। जो कंपनी के शेयर
होल्डर्स होते हैं उनका अधिकार आपके रिजर्व एंड सरप्लस पे होता है। इसीलिए कंपनी उसको लायबिलिटी के रूप में दिखाती है, क्योंकि वो आगे जाके उस पैसे को आप अपना एसेट नहीं मान सकते, उस पैसे को आगे जाके कंटिजेंसी के रूप में आप बचा के चलते हैं ताकि आगे जाके हम उसे इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद आपकी सिक्योर्ड लोन्स, ऐसे लोन जहां पर आपने कुछ सिक्योरिटी दी हो, कुछ गिरवी रखा हो और उसके बेसिस पे आपने लोन लिया हो, कहीं किसी पार्टी से या किसी कंपनी से, दूसरी कंपनी से, या अपने बैंकों से, तो उनको हम सिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में रखते हैं। तो वो भी आपका दायित्व होता है कि जब आपने लोन लिया है तो आपको वो लोन चुकाना है। उसी तरीके से अनसिक्योर्ड लोन्स में भी जो वो ऐसे लोन है जहां पर सिक्योरिटीज की नीड आपको नहीं पड़ती है, वो सारे अनसिक्योर्ड लोन्स की कैटेगरी में आते हैं। तो वो भी अगर आप किसी ऐसा कोई भी लोन अगर आप मार्केट से उठाते हैं, अगर आप बैंकों से लेते हैं, अगर आप किसी कंपनी से लेते हैं, तो वो लोन भी चुकाने आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। इसलिए हम उसको भी लायबिलिटी के साइड में दिखाते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है आपका करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी मतलब वो लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी आपकी वो लायबिलिटी होती है जो कि 1 साल के अंदर अंदर आपके देय हो, 1 साल के अंदर आपको उसको पे करनी हो। वो सारी लायबिलिटीज आपकी करंट लायबिलिटी होती हैं। वो सारा पैसा जो आपको 1 साल के अंदर चुकाना है, जिनका पेमेंट 1 साल के अंदर अंदर करना है, वो सब करंट लायबिलिटीज की कैटेगरी में आती हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जहां पर आप 1 साल से ज्यादा का आपका पैसा चुकाने का टाइम पीरियड होता है, वो सब नॉन करंट लायबिलिटीज होती है। तो करंट लायबिलिटीज में देखिए, एक्रूड एक्सपेंसेस है, डिविडेंड है, अगर आपने शेयर दिया है, शेयर किसी का मतलब आपने शेयर इशू किया है मार्केट में, तो आपको शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ेगा, जो प्रॉफिट कमाएंगे उसका कुछ हिस्सा आपको अपने शेयर होल्डर में बांटना पड़ेगा डिविडेंड के रूप में, तो उसे हम डिविडेंड कहते हैं। तो वो जो बांटते हैं वो भी 1 साल के अंदर ही बांटना पड़ेगा। आप जो टैक्स पे करते हैं साल में, हर साल आप टैक्स पे करेंगे, वो भी आपका करंट लायबिलिटी में आएगा। आपके जो क्रेडिटर्स हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स जो आपके हैं, जो आपको पैसा उधार देते हैं, ठीक है, जो आपको कैश में पैसा उधार देते हैं, उनको आपको 1 साल के अंदर चुकाना होता है, तो वो क्रेडिटर्स जो होते हैं वो भी आपके करंट लायबिलिटीज में आते हैं। और बैंक ओवरड्राफ्ट, जो आप बैंक से ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी आपको मिलती है, जिसका टाइम पीरियड चुकाने का 90 दिन का होता है ज़्यादातर मोस्टली, तो वो 90 दिन का जो टाइम पीरियड आपका होता है, तो वो 90 दिन 1 साल के अंदर ही आपका कवर अप हो जाता है, इसीलिए उसे हम करंट लायबिलिटीज की कैटेगरी में रखते हैं। अब आते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में भी हमारी दो कैटेगरी की गई है। पहली कैटेगरी की गई है आपकी फिक्स्ड एसेट्स या फिर नॉन करंट एसेट जिसको हम कहते हैं। ये वो एसेट्स होती हैं, वो संपत्ति होती है जो कि 1 साल के ऊपर आपको कमा के देगी पैसा, 1 साल से ऊपर, ठीक है, जो लंबे समय के लिए चलती हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, आपने ज़मीन खरीदी है, आपके पास बिल्डिंग है कंपनी की, वो सारी चीज़ें। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, आप जब मशीन खरीदते हैं, कोई बड़ी बड़ी मशीन सामान बनाने के लिए खरीदते हैं, तो वो 1 साल के लिए नहीं खरीदते, वो आप 5 साल 10 साल के लिए आप आगे फ्यूचर में लंबे समय के लिए खरीदते हैं। और उसके बाद फिर अगर जब वो मशीन का काम पूरा हो जाता है तब आप उसको बेचने की सोचते हैं, अदरवाइज आप उसको बेचने की नहीं सोचते हैं। उसी तरीके से फर्नीचर, ऑफिस स्पेस, कार, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप लंबे समय के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप बेचेंगे और पैसा आपके पास आएगा, कभी भी फ्यूचर में बेचेंगे और आपके पास पैसा आएगा, लेकिन ये सब लंबे समय के लिए चलने के लिए, 1 साल से ऊपर चलने वाली चीज़ें हैं। और कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जिनकी जिनसे आपको 1 साल के अंदर ही पैसा मिलेगा। ऐसे भी एसेट्स होते हैं जिनमें आपको 1 साल के अंदर ही अंदर आपको पैसा मिलेगा, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस। कोई खर्चा ऐसा हुआ है जो कि पहले हो चुका है, जो आप पहले कर चुके हैं, तो इसका मतलब है उसका फायदा आपको अब आने वाले महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के अंदर मिल जाएगा। तो इसका मतलब है वो साल भर के अंदर ही आपको उसका फायदा मिल जाएगा। फायदा मिल जाएगा मतलब आपका एसेट का हिस्सा हो गया, ठीक है। कुछ पैसा आपको लोगों से मिलना है, आपको कुछ जो टैक्स आपने जो पहले से पे कर दिया, एडवांस में पे कर दिया था, प्री पे कर दिया था, पहले ही पे कर चुके थे, उसका फायदा आपको इस साल मिलने वाला है, तो वो भी आपका इनकम, वो भी आपके एसेट्स की कैटेगरी में आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक, मैंने आपको बताया था क्लोजिंग स्टॉक जो सामान आपका बच जाता है और जो फ्यूचर में बिकेगा। जो सामान आपका बच जाता है तो हम उसे फेंकते नहीं हैं, जो स्टॉक हमारा बचेगा, जो इन्वेंट्री हमारी बच जाती है, उसे हम कभी फेंकते नहीं हैं, वो हम बचा के रखते हैं और वो फ्यूचर में नए साल में बिकना शुरू होती है, तो जब वो हमें इनकम कमा के देगी, तो वो हमें इनकम जब कमा के देगी तो वो भी हमारा एसेट्स का हिस्सा होती है। उसी तरीके से अगर हमारे हाथ में कुछ कैश है या हमारे बैंक में कुछ कैश पड़ा हुआ है,
तो वो आपका करंट एसेट का हिस्सा है, बिकॉज उसे आप कभी भी यूज कर सकते हैं। वो आपकी इनकम, वो आपकी करंट एसेट का हिस्सा है, क्योंकि वो आपका एक संपत्ति है। कैश अपने आप में एक सबसे बड़ी संपत्ति होती है जिसे आप कभी भी यूज कर सकते हैं। अब जब हम इन दोनों का टोटल करेंगे बैलेंस शीट में, तो हमेशा ध्यान रखिएगा इन दोनों का टोटल हमेशा बराबर आना चाहिए। आपका लायबिलिटी साइड और एसेट साइड, यहाँ पर कभी भी कोई बैलेंस नहीं बचेगा। बैलेंस शीट के अंदर कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 या कंपनीज एक्ट ऑफ 2013, किसी भी कंपनी एक्ट में आप देख लीजिए, बैलेंस शीट जब आप बनाते हैं, बैलेंस शीट किसी भी कंपनी की आखिरी फाइनल शीट होती है। किसी भी कंपनी की अकाउंटिंग साइकिल की सबसे आखिरी फाइनल शीट होती है बैलेंस शीट, फाइनल शीट। इसके बाद कभी, उसके बाद उस अकाउंटिंग साइकिल में आगे कोई और शीट नहीं बनती। इसीलिए इसे बंद करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये ज़रूरी है कि आपका लायबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों आपके बराबर आने चाहिए। मतलब संपत्ति आपकी जितनी है और आपकी जितनी लायबिलिटी है, वो दोनों आपकी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी कंपलसरी अकाउंटिंग कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 ये आपका कहता है कि जब आप इसको क्लोज करेंगे तो कोई बैलेंस नहीं बचेगा, दोनों का बैलेंस आपका इक्वल आएगा, दोनों अमाउंट, चाहे वो लायबिलिटी साइड ले लीजिए चाहे वो एसेट साइड ले लीजिए। सो ये आपके फाइनल अकाउंट की तीन अलग अलग स्टेटमेंट हैं। पहला था ट्रेडिंग अकाउंट, जहां से आप ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकाल के लेके आएंगे और उसको आप ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो कि दूसरा अकाउंट है। उसमें आप नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकाल के लेके आएंगे, जिसको आप ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में, जो कि आपका लास्ट और सबसे आखिरी अकाउंट होता है किसी भी अकाउंटिंग साइकिल का, फाइनल अकाउंट का। और ये आपका आखिरी अकाउंट बन गया। सो ये हमारा आखिरी अकाउंट है। और यहाँ आज हम अपनी बैलेंस शीट जो है वो ख़त्म करते हैं, और आज हम अपना लेक्चर, इसी के साथ हम अपना लेक्चर आज का हम समाप्त करते हैं। और हम आशा करते हैं कि आने वाले लेक्चर में हम आपको कुछ अच्छे से और समझा पाएँ, और बहुत जल्दी हम आपसे दोबारा से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।